उत्तर प्रदेश के लिए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय हो गई है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है वो अब रास्ता साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भाजपा का है उसका चयन का रास्ता दिखेगा। कौन होगा, कब होगा और अमित शाह की पसंद क्या है। उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष पद की दौड़ में कौन कौन लोग शामिल हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दौड़ में कौन अभी सबसे आगे हैं, कब तक होगा, इन तमाम चीजों पे आज हम बात करेंगे बिटवीन द लाइंस विद नीरू रंजन में। और हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन दबाइएगा ताकि कोई नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे देख सकें। तो दरअसल बड़े लंबे इंतजार के बाद लगभग एक साल कह सकते हैं, क्योंकि पिछले साल जनवरी में ही सब कुछ होना था, दिसंबर अब आधा लगभग बीत गया है और अब जाकर के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय हो गई है। शनिवार को उसमें फॉर्म भरा जाएगा, पर्चा भरेंगे। एक ही पर्चा भरा जाएगा जब मुझे लगता है, और शनिवार को ही डिक्लेयर हो जाएगा कि कौन वहां प्रदेश अध्यक्ष होंगे। रविवार को अगर कुछ हुआ तो वो जाके बाकायदा जो डिक्लेरेशन है वो पीयूष गोयल जाएंगे, जो संगठन के जो चुनाव प्रभारी है, संगठन चुनावों के जो प्रभारी है, वहां हर राज्य में अलग अलग संगठन चुनावों के लिए प्रभारी बनाए गए थे, उसमें पीयूष गोयल उत्तर प्रदेश के थे, वो भरेंगे। अब बात यह है कि जो 2024 में झटका लगा बीजेपी को और केवल 32 सीटों पे सिमट के रह गई, कहां 62 था, उसके पहले 71 था, 14 में, 19 में 62 रहा है और 24 में जाकर के वो 31-32 में जाके सिमट गई पार्टी। अब वो पार्टी संभालने के लिए किसको अध्यक्ष बनाएगी, किन किन नामों पे चर्चा है और अमित शाह की पसंद कौन है। क्योंकि एक बार जब रिजल्ट आया था तो वैसे अमित शाह अंदरूनी मामलों में बहुत कम बोलते हैं। एक बार मैंने उनसे पूछा था कि भाई उत्तर प्रदेश का ये रिजल्ट ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने एक लाइन में जवाब दिया कि हमें ओबीसी वोट बैंक जो है वो हमसे छिटक गया, जब तक वो वापस नहीं आएगा उत्तर प्रदेश ठीक नहीं होगा। ये उन्होंने 2024 इलेक्शन के 3-4 महीने बाद ये बात कही थी। अब उसके बाद वहां तरह तरह के अटकलें लगाई जा रही है, अनुमान लगाए जा रहे हैं। जो अखिलेश यादव है, समाजवादी पार्टी, वो पीडीए पे चल रही है, यानी कि पिछड़ा जो है और दलित जो है और अल्पसंख्यक जो है, और पिछड़ों को टिकट भी दिया था। पीडीए की सफलता भी रही थी उसमें काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप देख लीजिए कि यूपीए को 43 सीटें आई थी और जहाँ तक मुझे ध्यान है 37 या 36 सीटें जो अकेले समाजवादी पार्टी को आई थी। ये बहुत बड़ी सफलता थी पीडीए की, और पीडीए का जो समीकरण उन्होंने जो बनाया था उसकी सफलता मानी जा रही थी। लेकिन भाजपा के साथ एक समस्या और भी है जिसपे विचार किया जा रहा है लगातार, जिसपे अटकलें लगाई गई। पिछले हफ्ते आपने देखा कि दिनेश शर्मा जब अमित शाह से मिले, 15-20 मिनट मिले, उसके बाद प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई, तो ये लगा कि जैसे महेंद्र पांडे को बनाया था भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष, वैसे ब्राह्मण वोटों पे फिर कहीं दाव न खेल रही हो कि ब्राह्मण वोट जो है वो एकजुट रखना जरूरी है। ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण वोट उत्तर प्रदेश में लगभग 12% है, बहुत बड़ा चंक है ब्राह्मण वोटों का, और कुछ लोग जो है दावा करते हैं कि नहीं 15-16% तक हो सकता है। तो ब्राह्मण वोट के अगर ध्यान में रखें तो दिनेश शर्मा का नाम भी उसमें शामिल है। उसमें ब्रजेश पाठक का भी नाम आता है, लेकिन ब्रजेश पाठक भाजपा मूल के नहीं हैं, बाहर से आए हैं, इसलिए उनके नाम पे सहमति बनना, अमित शाह उनको अध्यक्ष बनाएंगे, इसकी उम्मीद कम है। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में बीजेपी में मेरी बातचीत हुई है और तमाम जगह बातचीत चल रही है, उसमें ये आ रहा है कि जो ओबीसी वोट है भाजपा उसी पे ज्यादा जोर देगी। कोशिश इसकी ये होगी कि ओबीसी वोट को एक बार फिर से भाजपा के पाले में लाया जाए, और ऐसे में 4-5 नाम बड़ी महत्वपूर्ण चलते हैं। जैसे वहां पे राज्य में पशुधन मंत्री हैं धर्मपाल सिंह, उनका नाम आ रहा है। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी हैं, उनका भी नाम है। प्रदेश के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, महामंत्री हैं अमरपाल मौर्य, उनका भी नाम है। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा है, बीएल वर्मा का नाम काफ़ी लोग मुझे कह रहे हैं कि बीएल वर्मा जो है वो निश्चित रूप से होंगे और वो पसंद भी हैं। खैर, इस पर हम चर्चा करेंगे अभी। और सांसद जो बाबूलाल निषाद है, उनकी भी चर्चा हो रही है, और एक सांसद जो है साध्वी निरंजन ज्योति हैं। ये तमाम नाम जो है वो चर्चा में है।
अब इसमें जो मेरी इनर सर्किल में जो तमाम बातचीत हुई है बीजेपी में, नाम तो जब कल खुलेगा खुलेगा, जब जो नाम आएगा सामने वो आएगा, लेकिन निरंजन ज्योति को लेकर के काफी आश्वस्त जो है वो दिख रहे हैं लोग। और निरंजन ज्योति की जिस ढंग से मुलाकात हुई जेपी नड्डा से, इनके अमित शाह से भी मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हुई, और निरंजन ज्योति से मेरी भी मुलाकात हुई थी, संसद भवन में मेरी भी मुलाकात हुई थी। काफ़ी खुश थी वो इन मुलाकातों के बाद। और ये कहा जा रहा है इनर सर्किल से कि निरंजन ज्योति पहली पसंद हो सकती हैं, और इसीलिए कि एक तो वो महिला हैं, और महिला जो है सशक्तिकरण और महिला वोट बैंक एक बड़ा महत्वपूर्ण वोट बैंक सिर्फ बिहार में नीतीश कुमार का नहीं, मध्य प्रदेश में ले लें, हरियाणा में ले लें, वो खासतौर पे महाराष्ट्र में ले लें, और प्रधानमंत्री मोदी की जो नीतियां हैं महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उससे बड़ी संख्या में महिला वोट आ रहा है। और ये निषाद जाति से भी आती हैं, साध्वी हैं। तो ये देखा जा रहा है कि निरंजन ज्योति जो है, निषाद लगभग 16% कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में है और पिछड़ी जाति से है, और पूर्वांचल के जो पूरे इलाके हैं और मध्य उत्तर प्रदेश के भी, उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है निषाद जाति। तो निरंजन ज्योति का नाम जो अभी आ रहा है बिल्कुल इनर सर्किल से, वो सबसे आगे चल रहा है, और माना जा रहा है कि कल उन्हीं के नाम की घोषणा हो जाएगी। उस नाम की घोषणा के बाद दो चीजें हैं। एक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जो कुछ लोग दावा कर रहे हैं, जो अमित शाह के साथ के लोग हैं या जो बीजेपी में बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, वो दावा कर रहे हैं कि 19 दिसंबर के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चयन हो जाएगा, उसका ये फैसला हो जाएगा। 2-3 दिन का केवल समय लगना है। अगर रविवार को ये हो जाता है तो अगले शुक्रवार तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी फैसला हो जाएगा। और राष्ट्रीय अध्यक्ष के फैसले में फिर वही चीजें जो हैं महत्वपूर्ण आ जाती हैं कि जो 4-5 नाम चल रहे थे, उसमें सबसे आगे कौन है, एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे। 4-5 नामों में आप जानते हैं कि भूपेंद्र यादव हैं, अब शिवराज सिंह चौहान हैं, एमएल खट्टर का भी नाम उसमें था कि एमएल खट्टर भी हो सकते हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो है धर्मेंद्र प्रधान का। जो जैसे निषाद जाति मैंने कही, वैसे धर्मेंद्र प्रधान जो है उड़ीसा से हैं, लेकिन कुर्मी जाति से आते हैं, और कुर्मी जाति जो है वो गुजरात से लेके बिहार में तो महत्वपूर्ण है ही, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या है, झारखंड में बहुत बड़ा वोट बैंक है, और उड़ीसा में भी है। मतलब कई राज्यों में ये फैला हुआ है। और ओबीसी से है तो एक ओबीसी का जो वोट बैंक है बड़ा, और जो राहुल गांधी जिस ढंग से ओबीसी और ईबीसी की बात कर रहे हैं, तो ओबीसी और ईबीसी को जिस ढंग से साधा है बीजेपी ने, और एनडीए कह लें कि बिहार में, और जो रिजल्ट देखा 202 सीटें आ गई, इतनी बड़ी सफलता मिली, वो ओबीसी के कारण ही मिली है। और इसलिए आप देखेंगे कि वहां पे भी जो है वो ओबीसी पे ही दाव खेला है। उप मुख्यमंत्री जो है वो ओबीसी से ही लिया है इन्होंने। और यहां भी जो लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, वैसे शिवराज सिंह चौहान भी ओबीसी से आते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो कुर्मी जाति खासतौर पे जो संभालने वाली बात है, उसमें धर्मेंद्र प्रधान जो है वो आगे हैं। वो अमित शाह के भी बहुत करीबी हैं, वो नरेंद्र मोदी के भी बहुत करीबी हैं, और एबीवीपी से आते हैं। और ये बताया जाता है कि दत्तात्रेय होसबोले जो है, जो आरएसएस के नंबर 2 कहे जा सकते हैं, जनरल सेक्रेटरी, उनके भी चहेते हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो वैसे बीच में एक बार कुछ लोग मिले थे जेपी नड्डा से, जो मौजूदा राष्ट्राध्यक्ष है, तो उन्होंने कहा था कि 14 जनवरी के बाद ही लगता हो पाएगा। लेकिन जो दूसरे लोग दावा कर रहे हैं कि 19 दिसंबर के पहले भी हो सकता है, और उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में धर्मेंद्र प्रधान का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। और उत्तर प्रदेश इसलिए महत्वपूर्ण था कि सबसे अधिक जो है राष्ट्रीय परिषद में वही सदस्य आते हैं, सबसे बड़ा प्रदेश है पूरे देश में, और वहां का अगर प्रतिनिधित्व नहीं हो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में, तो एक कहने को हुआ कि भाई इतने बड़े प्रदेश को बाहर छोड़कर आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया। इसीलिए उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का जो चुनाव है वो होते ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के का जो चुनाव है उसका रास्ता साफ हो जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे